नमस्कार। साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी दर्पण से झांकती हैं मानवीय अनुभूतियाँ और भावनाएं। फिर कलम का स्पर्श पा वो साकार हो उठती हैं, जीवंत हो उठती हैं, चाहे वो कविता हो, उपन्यास हो, कहानी हो या फिर नाटक। आज हमारे स्टूडियो में विराजमान हैं नाटककार रंगकर्मी रजनीश कुमार गुप्ता जी। आपका अभिनंदन, स्वागत है। सर रजनीश कुमार गुप्ता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि साहित्य की प्राचीनतम विधा है कविता, काव्य। जी जी। लेकिन आपने अपनी अभिव्यक्ति के लिए विचारों की, भावनाओं की नाटक को ही क्यों चुना? इसके पीछे कोई विशेष प्रयोजन? जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं साहित्य मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी शुरुआत कविता से हुई। मैंने कविताएं लिखी, हिंदी में लिखी। उसके बाद मैं लघु कहानी लिखने लगा, लंबी कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखा पड़ाव नाम से। लेकिन एक अंदर से जो एक चीज़ थी वो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो फिर मैंने नाटक के फील्ड में हाथ आजमाया। तो मेरा पहला नाटक पाप आत्मा था, हिंदी भाषा थी इसकी। 2000 में ये मंचित भी हुआ था। जम्मू में एक स्टेज है अभिनव थिएटर के नाम से, तो वहाँ पे हुआ। तो इसको जो दर्शक थे उन्होंने काफ़ी सराहा। मुझे लगा कि ये जो विधा होती है साहित्य की, इससे हमारा जो एक लेखक है या एक नाटककार है उसका अपने दर्शकों से, उसका पाठकों से एक डायरेक्ट वो प्रतिक्रिया उसी वक्त मिल जाती है। तो जबकि हम जब कविता जब कहानी लिखते हैं तो वो कवि गोष्ठियों में जब हम पढ़ते हैं तो उसी जितने भी दायरे में आए होते हैं पाठक या दर्शक आए होते हैं उन्हीं तक लिमिटेड होती है। लेकिन जो एक नाटक है ना, वो उसी वक्त प्रॉम्प्टली आपको आपके नाटक की प्रतिक्रिया दे देता है कि आपका नाटक कैसा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो ऑन स्पॉट मुझे मेरी जो मुझे प्रतिक्रिया मिल जाती है। तो उसी ने मुझे आगे प्रेरित किया कि मैं आज तक नाटक ही लिख रहा हूँ। क्योंकि वैसे भी नाटक दृश्य, श्रव्य और पाठ्य तीनों का सामंजस्य है, बेहतरीन सामंजस्य है। बिल्कुल। एक और दुष्कर कार्य होता है रजनीश जी, नाटक के विषय का चुनाव करना। क्योंकि आपको अपनी बात कैसे कहनी है, किस परिप्रेक्ष्य में कहनी है, युगीन भावबोध के माध्यम से कहनी है या फिर राष्ट्रीय भावों का अभिव्यक्त करके कहनी है? जी। कौन सा भाव उस वक्त अधिक उद्वेलित करता है जब आप नाटक रचते हैं? तो ये मैडम मैं अपने केस की बात कर रहा हूँ। तो जब भी मैं समाज को देखता हूँ तो मुझे हमेशा समाज की जो समस्याएं हैं उन्होंने प्रेरित किया है कि मैं उनके ऊपर कुछ लिखूँ। तो सबसे जब मैंने पापात्मा लिखा, फिर मैंने नेक्स्ट जो मेरा प्ले था वो डोगरी भाषा को लेकर था गिद्धा ते लोथ। गिद्धा हो गया ये वल्चर्स आप, तो लोथ हो गया लाश। तो एक बच्चा है तो वो उसके 4 बाजू लेकर पैदा हुआ है।
तो उसको अपनी ही फैमिली किस तरह से उसको वो करती है, उसकी चार बाजुओं को लेकर उसी को एक्सप्लॉइट करती है, उसकी अपनी फैमिली, इवन पेरेंट्स उसके एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये उसके एक्सप्लॉइटेशन को लेकर थी, इससे भी पब्लिक ने काफ़ी सराहा था। उसके बाद मैंने शाह शानी नाम से एक डोगरी प्ले लिखा। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता था, मेरे जो फादर साहब थे, हमें छोटे होते एक सुबह सैर करने के लिए वह हम तवी नदी है, तवी के किनारे ले जाया करते थे। वहाँ जो रास्ता था वहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत तायद से रहते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, मैं उनके मुख से कभी ना कभी सुना होगा कि ये काफ़ी पुराना ये गलियाँ हैं, पुराने बाज़ार हैं। तो वहाँ एक घास मंडी स्कूल हुआ करता था, आज भी वहीं है। तो मुझे मेरे अंदर से आवाज़ निकलती थी, यहाँ मुस्लिम भी पढ़ते होंगे, हिंदू भी पढ़ते होंगे। तो मैंने एक लव स्टोरी चुनी, तो जिसमें हिंदू लड़की थी, लड़का मुसलमान था, एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। तो जब 1947 का टाइम आया तो जम्मू से भी जो लोग थे वो पलायन किया, उन्होंने पाकिस्तान गए। तो लेकिन जो भावनाएं थी वो तो रहती हैं ना स्टिल। तो वो आफ्टर जब समझौता एक्सप्रेस चलने लगी या दूसरी गाड़ियाँ चलने लगी, तो वो जो शाह है वो पाकिस्तान से इधर आता है अपने पुराने मोहल्ले देखने। दोनों की जो आयु है इस वक्त 80 साल के करीब हो चुकी है, लेकिन किसी को कह भी नहीं पा रहा है कि मैं किस लिए जा रहा हूँ। अंदर से यही है कि शायद मेरी पुरानी गलियाँ, मेरा पुराना प्यार वहाँ खड़ा होगा, मेरा इंतज़ार करता हुआ। तो जब वो आता है तो उसे मिल जाती है वो शानी। तो दोनों एक दूसरे से पर्दा डालते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे हैं, उनके भी आगे बच्चे हैं, जबकि दोनों ने ही शादी नहीं की होती है। तो ये जो चीज़ थी, मैंने लिखा कि वो शाह अपने मुंह से कहता है, शाह ते शानी एक दूए लई गए जिंदे रोंगन, भावें शाह रू है पाकिस्तान ते शानी रू है हिंदुस्तान। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़मीनों के टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर की जो फीलिंग्स है उनके टुकड़े कभी नहीं हो सकते। तो ये मैं डर रहा था कि पता नहीं दर्शक इसको कैसे लें कि आफ्टर 60 ईयर्स जब वो मिल रहे हैं तो क्या वो उनकी फीलिंग्स वैसी की वैसी बरकरार थी, लेकिन दर्शकों ने इसे सराहा। देन उसके बाद मैं थार लिंक एक्सप्रेस नाम से एक प्ले लिखा। वो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है वो जब हिंदुस्तान आना चाहती है तो जोधपुर में और दिल्ली के मजनू टीला एरिया में बहुत सारे जो पाकिस्तान से आए हुए लोग वहाँ पे स्टे कर रहे हैं। तो ये उनकी त्रासदी के ऊपर था, तो वो वापस भी नहीं जाना चाहते। इधर उनको परमानेंट जो सिटीज़न है उनका दर्जा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उनके अंदर जो कशमकश है उसको बाहर निकालना चाहता था। उसके बाद मैंने लिखा अदालत में गांधी। गांधी की विचारधारा आज भी उतनी ही रेलिवेंट है जितनी बरसों पहले थी। तो लेकिन गांधी जी का जो बड़ा बेटा था हरिलाल गांधी, तो वो हमेशा इस जो गांधी जी समाज के लिए जीते थे, ना कि अपने परिवार के लिए। लेकिन बेटा कहीं ना कहीं कहता था कि मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। तो कभी मैं हरिलाल बन गया, कभी मैं महात्मा गांधी बन के सोचने लगा एक फादर की अपने बेटे के प्रति क्या फीलिंग्स होनी चाहिए। क्या कहीं ना कहीं स्वार्थ आ ही जाता है, हम जितना मर्जी बच के रहें। लेकिन वो कितनी महान शख्सियत थी कि उन्होंने समाज को दर्जा अपने बेटे के ऊपर दिया, और उनका बेटा एक किस्म से वो बर्बाद ही हो गया, एंड तक बर्बाद ही हो गया। वो फैमिली में भी नहीं सेट इतना सक्सेसफुल हो पाया। तो जब मैंने हरीलाल बन के देखा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा नहीं, मेरा फादर को मेरे लिए कुछ करना चाहिए। अगर उनको स्कॉलरशिप की बात आती है, किसी ने ऑफर किया तो उन्होंने मुझे भेजना चाहिए था, ना कि अपने क्लर्क को भेजना चाहिए था। जो क्लर्क बाद में उसने भी पढ़ाई वो छोड़ दी, स्कॉलरशिप का पूरा फायदा नहीं उठाया। तो वो जब मैंने हरीलाल बन के देखा, मैं बोलूँ नहीं हरीलाल ही ठीक है। जब गांधी बन के देखा, गांधी उनकी पॉलिसीज भी ठीक थी। फिर कस्तूरबा जो गांधी है वो बेटे और हस्बैंड के बीच में पिस रही है। तो इस ट्रायो को लेकर मैंने क्वेश्चंस गांधी जी को कटघरे में खड़ा किया और एक तरफ से पत्नी सवाल कर रही है, एक तरफ से हरीलाल। तो फिर मैंने बेटे के मुंह से ये संवाद कहलवाया एंड में, क्या अगर आज की डेट में हम सभी पुनः जिंदा हो जाते हैं, तो अब आज की डेट में जबकि आपको पता है आपकी फैमिली आपकी पॉलिसीज के कारण काफ़ी वो रही है, उसके साथ परेशान रही है, तो आज की डेट में आप किसे महत्व देंगे, समाज को या परिवार को? तो गांधी जी क्या कहते हैं, मोहन एक ही बार आया था, उसकी पॉलिसीज फिलॉसफी बरसों पहले भी अपनी जगह कायम थे, आज भी वहीं कायम है, उनमें बदलाव नहीं हो सकता, चेंजेस नहीं आ सकते, वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो एंड में हरीलाल हाथ जोड़ता है कि हाँ आप ही सही है। तो इस तरह से वो लिखा मैंने। फिर अभी मैंने ये एक देशभक्ति मुझे बड़ा प्रेरित करती है कि मैं देश के जो नायक हैं, मैंने ये विक्रम बत्रा जो कारगिल में शहीद हुए, उनके बारे में जब पढ़ा तो
और बाकी जो शहीद हुए थे उनके बारे में पढ़ा, तो मैं कहूँ कि जो सच्चा जो साहित्य है तो इनको समर्पित करना चाहिए, इनके ऊपर लिखना चाहिए। फिर मैंने शाहजहाँपुर के जो अमर शहीद है, आपने इनका ये अशफाक उल्लाह खान जी का नाम सुना होगा, उनके ऊपर शोध काम किया मैंने सारा, कोई 1.5 साल मैंने करता रहा। फिर मैंने वहाँ से लेके उनके ऊपर प्ले लिखा, जो 2019 में दिसंबर में मैंने उन्हीं की मिट्टी शाहजहाँपुर में जाके किया। तो उसके बाद जम्मू के इकलौते फ्रीडम फाइटर धनवंतरी जी, तो वो आज 68 इयर्स हो गए हैं उनको गए हुए, तो उनका मैंने जगह जगह जाके, इवन उनके ऊपर मटेरियल बिल्कुल ना के बराबर था, तो वहाँ एक प्रिंटिंग प्रेस थी बहुत पुरानी, मैंने वहाँ जाके उनका लास्ट पीस बचा हुआ था, किसी ने लिखा था उनके ऊपर, वो किसी तरीके से निकलवाई, उनको कलेक्ट किया, फिर गूगल में जाके रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि वो पंजाब अपने शहीद भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी थी, तो जबकि हम सब अनजान थे। जब हम अनजान है तो आने वाली जो नस्ल होगी वो तो और भी अनजान होगी, तो उनके ऊपर मैंने 7 एपिसोड्स का एक सीरियल लिखा। तो इस तरह से मेरा देशभक्ति का जो जुनून है वो भी थोड़ा थोड़ा पूरा हो रहा है साहित्य के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से। नाटकों के माध्यम से आप देशभक्ति को केंद्र में रखकर अब अभी जो लास्ट मैंने प्ले लिखा वो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर था। तो एक बच्चों के ऊपर, बेशक आज कानून बहुत बने हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, लेकिन आज भी अगर आप देखो तो टी स्टॉल्स पे या मजदूरी करते छोटे छोटे बच्चे आपको मिल ही जाएंगे। तो मुझे वो बच्चों के ऊपर इस तरह का जुल्म हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं होता, तो उनके ऊपर भी मैंने एक लिखा है, गुमशुदा संत की तलाश नाम से। जी, तो आपके नाटकों के विषय बड़े विविध हैं, देशभक्ति से लेकर स्वतंत्रता संग्राम के अनसंग हीरो को भी आपने इतिहास के पन्नों से बाहर निकाला। जैसे अभी आपने 2 नाम लिए, अशफाक उल्लाह खान और धनवंतरी जी, है ना। एक बात और है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस वर्ष को उन्होंने, पिछले वर्ष से लेकर उस 15 अगस्त तक उन्होंने नाम दिया है आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना। तो उस आज़ादी के अमृत महोत्सव में भी आपने नाटक के माध्यम से कोई योगदान डाला है? जी मैम, ये लास्ट ईयर मैंने आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम से ही एक प्ले लिखा, तो उनमें मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और सरोजिनी नायडू जी को फिर से लाया अपने भारत देश में कि देखो आज आपके जाने के इतने वर्षों बाद क्या तरक्की हुई है। तो वहाँ मैंने अनसंग हीरोज़ को लाया, जैसे राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक जी को लाया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी। ये खुदीराम बोस सबसे छोटे माने जाते हैं स्वतंत्रता सेनानी, आई थिंक 17 के 18 साल के थे जब इन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया देश के लिए, इनको फांसी हुई थी। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी की, उसके अटल बिहारी वाजपेयी जी की, इन सब के पीरियड के दौरान जितनी भी अचीवमेंट्स हुई थी भारत की, उन सबको जगह दी है। इवन आज के टाइम में जो जितनी तरक्की हुई है वो सारी जगह दी है। तो इस प्ले के आज तक 12 के 13 शोज हो चुके हैं जगह जगह जम्मू में। इवन सबसे पहला शो जो हुआ तो 17 गढ़वाल रेजिमेंट में हुआ था, तो जब फौजियों ने इसको सराहा तो मुझे बहुत खुशी हुई। बिल्कुल। हाँ, जी बड़ी विविधता से आपने पूरे नाटक अपने संसार को रचा है। मन को कहीं बहुत तसल्ली होती है कि आपने आपको ये लगता है कि इतिहास के पन्नों से जब आप पात्रों को लेकर आते हैं, कटघरे में खड़ा करते, जैसे आपने कहा कटघरे में गांधी, या फिर अभी आपने सरोजिनी नायडू की बात करी है या गांधी जी की बात करी है, तो क्या ये पात्र जब वापस आते हैं समसामयिक परिप्रेक्ष्य में, तो क्या इनकी विचारधारा या भाव बदल जाते हैं? नहीं, विचारधारा नहीं बदलेगी, वो वहीं रहे, क्योंकि आज की वो जो गैप है ना, जब वो गए तो वो हमारी कल्पना हो गई ना, वो उनकी विचारधारा तो वही रही ना, जो कि वो वही सही है, वही सही है, बदलेगी नहीं, वो नहीं बदलेगी। जो उनका देश प्रेम है वो नहीं ना बदलेगा, वो तो वही रहेगा। हमें उसको आज के जो यूथ है उन तक पहुंचाना है कि वो किस तरह से देश प्रेम किस हद तक उनका कितना ऊंचा था, और आज हम क्या कर रहे हैं, पलायन कर। बिल्कुल, 12th क्लास करते हैं तो बस गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं कि हमें बाहर कैसे पढ़ाई करनी है और बाहर कैसे जॉब करनी है। जब अपनी देश से ही टूट रहे हैं तो देश प्रेम क्या रह जाएगा। रजनीश जी, जब आप कोई नाटक लिखने का सोचते हैं, विषय चुनते हैं, कोई दिमाग में चलता है,
विषय चलता है या फिर कोई पात्र चलता है कि मैं इसको केंद्र में रखकर रचना करूँगा? क्या ऐसा कभी संयोग हुआ कि आपने कोई विषय या पात्र चुना तो उसके लिए ढेर सारा परिश्रम भी साथ में करना पड़ा, जैसे कोई शोध कार्य, जानकारियां उपलब्ध करवाना, कहीं किसी खास जगह पे जाके ढूंढ के आना उनसे संबंधित पात्र या व्यक्ति या स्थान, ऐसा कुछ करना पड़ा आपको? हाँ, किसी नाटक के लिए? बहुत बार करना पड़ा। कई बार आपका कहना बहुत सही है कि आपने पात्र को देखते हुए प्ले लिखा या कथानक को? हाँ, नहीं, कुछ मेरे प्लेज हैं जो मैंने कथानक को देखते हुए लिखे और कुछ ऐसे भी हैं कि जो पात्रों के ऊपर लिखे। पात्रों के ऊपर मैंने महाभारत का एक पात्र कर्ण, उनके ऊपर लिखा था मैंने। अच्छा। तो उनके लिए पढ़ा भी, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं कि वो मेरा प्ले इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो जबकि मैंने उनके लिए भी काम किया था, दर्शकों ने कहीं ना कहीं उसे उतना वो नहीं लिया। तो उनसे भी मैंने कुछ सीखा, अपनी नाकामियों से भी हमें सीख मिलती है। बिल्कुल। तो इसी तरह मैंने इनके गांधारी के ऊपर भी लिखा है, एक पट्टी गीली सी नाम से एक प्ले लिखा था गांधारी के ऊपर। तो पात्र शोध कार्य, तो जब चीज शोध करके जो निकलती है ना, उसी का ही मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। कि जब मैंने थारलिंक एक्सप्रेस किया, सिंध के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। सिंध मैं कभी गया ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं गया, तो मुझे क्या पता होगा कि सिंध के लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं। इसी तरह जब जोधपुर में आया वो करैक्टर, जब जोधपुर में आया, मैं राजस्थान भी नहीं कभी गया, तो मैंने जोधपुर का भी नहीं मालूम था मुझे। फिर मैंने किताबों की हेल्प ली, सिंधी भाषा सीखी, इसी तरह मैंने राजस्थानी भाषा सीखी और उनके डायलॉग्स में जीवंत बनाने के लिए मैंने उनके डायलॉग्स में कहीं ना कहीं सिंधी भाषा डाली। और दिल्ली में एक सज्जन थे, वो सिंध के थे, उनसे राब्ता करके मैंने सिंधी वर्डों का मीनिंग पूछते हुए उनके मतलब डायलॉग्स तैयार किए। एक नाटककार को कितनी मेहनत, कितना परिश्रम करना पड़ता है एक नाटक रचने के लिए। इसीलिए इसको सबसे सफलतम अभिव्यक्ति का माध्यम कहते हैं, है ना? एक साथ दृश्य भी है, श्रव्य भी है, पठनीय भी है। इसी तरह तांडव प्ले लिखा, वो फिक्शन था मेरा। वो योग से भोग और भोग से योग की यात्रा है। हाँ, एक मैंने करैक्टर किया था, वो गांव में रहता है, जंगली है बिल्कुल। वो उसको इंसानों से नहीं खेलता, वो जानवरों से खेलता है, जंगली जानवरों से खेलता है। तो वो उसी में रहता है। वो कहता है मैं समाज में आना ही नहीं है। तो माँ कहती है तू अकेला रह गया, मैं भी नहीं रहूंगी, तो तेरा घर बार संभालने वाला तो कोई होना चाहिए ना। फिर उसकी लाइफ में एक नर्तकी आती है, लेकिन नर्तकी शर्त रखती है कि तुझसे शादी तभी करूंगी जब तू मुझसे भी बड़ा नर्तक बन के दिखाएगा। अब नर्तक क्या बनना उसे, वो तो जंगलों में रहता है। तो वो 7 साल की कठिन तपस्या के बाद नर्तक बनता है, वो तांडव सीखता है। और जब वो लड़की की वो शर्त पूरी करता है, लेकिन लड़की तब तक नगर वधू बन चुकी है, तो वो शादी नहीं कर सकती। तो वो इतना हताश हो जाता है, फिर से वो पहले वाली दुनिया में चला जाता है। तो इसके लिए मुझे बहुत पुराना वो समय ढूंढ निकालना था और उसकी समय की भाषा भी ढूंढनी। हाँ, वो मैं उसी पर आ रही हूँ अगली बार। जी। जैसे आपने अपने नाटकों की जो अभिव्यक्ति, अनुभूति पक्ष और भावनात्मक पक्ष के बारे में तो हमने बात कर ली जी। अगर हम उसके शिल्पिक पक्ष की ओर बढ़ते हैं, कलात्मक पक्ष की ओर बढ़ते हैं, तो नाट्य भाषा कितनी समर्थ होती है नाटक की, या कितनी गहरी रंगत और पैनी धार लेकर चलती है। नाटक भाषा के समय में, संदर्भ में आपने कितना काम किया है? हाँ, ये भाषा जो होती है नाटक की बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पहलू है। तो इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि देखिए हमें समय के अनुसार चलना है। ये नहीं है कि हम बात तो प्राचीन समय की कर रहे हैं, वहाँ हम आज के टाइम का कोई ऐसा वर्ड डाल दे तो वो रेलेवेंट ही नहीं करता है। जैसे मैंने तांडव की बात कर रहा हूँ, अब मोरनी को शिखी लिखा है, या इस तरह से केकी, इस तरह से वर्ड यूज किए हैं, कुकुम या वन पोई, इस तरह से शब्द यूज किए हैं कि वो जो उस समय की डिमांड थी। जब मैंने एक पन्ना गुमनाम अशफाक उल्ला खान के ऊपर लिखा, तो मुझे, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत पढ़ी लिखी थी, इनकी जो अशफाक खान जी की मदर थी ये हाईली क्वालिफाइड थी, और अशफाक जी भी बहुत ज्ञान, वो शायर भी थे। और इसी तरह राम प्रसाद बिस्मिल जो इनके फ्रेंड थे वो शायर भी थे। तो मुझे जब वो शायर आते हैं तो उनके डायलॉग्स की जो भाषा होती है वो कहीं बहुत ऊंची होनी चाहिए। तो मुझे उसके लिए उर्दू सीखना पड़ा। उर्दू के टफ से टफ वर्ड मुझे डालने पड़े,
क्योंकि मुझे उन्हीं की भाषा देनी थी ना, डायलॉग्स मुझे अपनी नहीं देनी थी, मुझे उनकी भाषा देनी थी। तो मैंने बहुत उसके लिए भी प्रयास किया। हाँ, इसी तरह जब मैं आज के टाइम की एक धूप सफ़ेद सी बात करता हूँ, वो आज के माँ बाप की कहानी है जिनके बच्चे साथ नहीं रहते, विदेशों में चले गए हैं। तो वो आज का इवन मेरे ख्याल से 20 साल पहले भी माँ बाप की यही समस्या थी, आज भी वही समस्या है। तो उनको मैंने आज की लैंग्वेज दी। पढ़े लिखे माँ बाप जो अब रिटायर हो चुके हैं, जो उस तरह उनको आज की लैंग्वेज दी। इसी तरह गुमशुदा संत की तलाश का जो हीरो है वो इस कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज के पढ़ने की लड़के की भाषा में जो यूथ है उसमें कहीं ना कहीं इंग्लिश टच आता ही आता है, तो मैंने उसको उस तरह की भाषा दी। तो इस तरह करैक्टर्स की भाषा में इस तरह था, तो उससे नाटक खूबसूरत बन जाता है। नाट्य भाषा से ही नाटक खूबसूरत बनता है। अभी आप राम प्रसाद बिस्मिल की बात कर रहे थे कि वो शायर हैं। जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने अपने ऑनर्स में उनको पढ़ा था, उनकी पूरी जीवनी। बहुत कम लोग शायद जानते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, उनके द्वारा रचित। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी रजनीश जी बात करते हैं तो कई बार होता है कि आपने पूरे मन प्राण से नाटक लिखा, पूरी जी जान से मेहनत करके मंचित किया, लेकिन पाठकों को, सामने श्रोताओं को लिखा तो पाठकों को, और अगर मंचित किया तो श्रोताओं को, दर्शकों को वो पसंद नहीं आया, तो उनकी प्रतिक्रिया और कभी कभी समीक्षा अनुकूल नहीं पाकर क्या नाटककार परेशान होता है? हाँ, क्या रहती है मनोदशा? जरूर परेशान हो जाता है। शुरुआत में मैं भी परेशान हो जाता था। इवन दर्शकों ने क्या, इवन मुझे इस तरह से कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला था, तो मैं परेशान हो जाता था। कई बार तो आता था कि मैं लिखना पढ़ना सब छोड़ दूं, मेरे बस का ही नहीं है। तो फिर मैं 10 या 15 दिन के बाद फिर से हाथ कहते थे कि नहीं, मुझे चलाओ, पेज पे चलाओ, कलम कहती पेज पे चलाओ। तो फिर मैंने और बुद्धिजीवियों के संपर्क में आता था कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये इस तरह की रुकावटें आएंगी, आपको लगातार आगे बढ़ना है, लगातार आगे बढ़ना है। फिर मैंने अपनी नाकामियों को नज़रअंदाज किया कि मुझे उनसे सीखना है। अब क्लास में भी कई बार हम कोई क्वेश्चन करते हैं, वो गलत हो जाता है, उससे हम लिखना पढ़ना थोड़ी ना छोड़ देंगे, हमें आगे बढ़ना है। हमारी नाकामियां हमें सिखाती हैं कुछ ना कुछ। हाँ, अदरवाइज आप सक्सेसफुल तो उससे आपकी एक वो शिथिलता आ जाती है ना, ज्यादा सफलता भी नहीं बढ़ने देती, आगे बढ़ने का जुनून वो शायद कहीं रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। जी। रजनीश जी, अब साथ साथ बात करें कि आप जब नाटक लेखन की ओर प्रवृत्त हुए तो उसके पृष्ठभूमि में कोई खास व्यक्ति जिन्होंने प्रोत्साहित किया, प्रेरणा स्रोत कौन रहा? प्रेरणा स्रोत तो बहुत सारे लोग रहे, जैसे साहित्यकार जम्मू डुग्गर के बहुत सारे साहित्यकार हैं, पद्मश्री प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी। उन्होंने आपने धर्मवीर भारती जी के अंधा युग की बात की, तो उन्होंने उनका डोगरी में अनुवाद किया। मैंने पढ़ा, वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मैं आप शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो इसी तरह मैंने सबसे पहले मैं जब साहित्य पढ़ा वो प्रेमचंद जी का पढ़ा था, गोदान पढ़ा, मानसरोवर पढ़ा, उनकी कहानियों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। इवन मैंने उनकी कहानियों के ऊपर नाटक भी लिखे, बूढ़ी काकी और कफन नाम से इनकी कहानियों। रविंद्रनाथ ठाकुर जी को पढ़ा, इवन फनीश्वर दास रेणु, वो आंचलिक शब्द इस खूबसूरती से इस्तेमाल करते हैं कि कमाल है। और कुछ वर्ड्स उनके अपनी क्रिएटिविटी है जी। हिंदी भाषा को देन है उनके जो कुछ शब्द हैं। हाँ, पानी झरने से कैसे गिर रहा है, उसकी आवाज़ पैदा करनी, या कोई पक्षी या कोई इस तरह से क्रिएचर किस तरह से बोल रहा है, उसकी आवाज़ जो वो देती है ना, वो अपने आप में एक वो है। तो इसी तरह मेरे परिवार का बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने कभी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो इवन कुछ और लोग जो प्रोफेसर्स कुछ इस तरह से उन्होंने मेरा मनोबल आगे बढ़ाते गए। तो इस तरह से अभी तक ये यात्रा चल रही है। जी, बहुत अच्छी बात रजनीश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए रजनीश कुमार गुप्ता जी बेशुमार कृतियाँ इन्होंने रची भी हैं, रच भी रहे हैं, और हम ये मंगल कामना करते हैं कि इनकी कृतियों की संख्या और बढ़ती जाए, ये रचना धर्मिता में इसी तरह आगे यशस्वी बने रहें। आपका बहुत बहुत आभार रजनीश। धन्यवाद।